नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं निष्पक्ष भारत के साथ। मैं आपके साथ शनाया अहम। जीरकपुर, डेराबस्सी और लालडू में एमसी चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। सभी सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों का लगभग नाम घोषित कर चुकी हैं। उम्मीदवार भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता उन्हें चुने। जो पुराने पार्षद रह चुके हैं वो पूरी तैयारी में है कि दोबारा से जनता उनको सिंहासन पर बिठाए, एमसी बनाए, पार्षद बनाए। लेकिन कई नए चेहरे भी सामने आए हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सुभाष शर्मा जी मौजूद है। मैं उनसे जानूंगी कि आम आदमी पार्टी के जो कुछ नए चेहरे सामने आ रहे हैं, जो पार्षद कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में गए थे, वो भी दावेदारी ठोक चुके हैं। वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पार्षद उनको चुना जाए। उनका क्या कहना है कि क्या लगता है सर आपको, आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है पूरे हलके में? सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं आपका। बधाई इसलिए देता हूं कि इलेक्शन आ गया, आप भी बिजी मोड में आ गए हैं और हम भी बिजी मोड में आ गए हैं। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, पूरे पंजाब में काफ़ी म्यूनसिपल कौंसिलों पे या नगर पालिका पे चुनाव हो रहा है। हल्का डेराबस्सी में, जीरकपुर, डेराबस्सी और लालड़ू, तीनों शहरों में हमारे चुनाव हैं। और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी एक विजेता के रूप में उभर रही है। और जो 26 को इलेक्शन है और 29 को जो हमारा रिजल्ट आएगा, उसमें आप देखेंगे कि तीनों शहरों में आम आदमी पार्टी के प्रधान बनेंगे। ये मेरे बोलने से नहीं बनेंगे, जो मान साहब द्वारा, केजरीवाल साहब द्वारा जो काम किए हैं, जो आम आदमी पार्टी ने लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को छुआ है, उनसे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। बिजली का मुद्दा है, तकरीबन 80-85% घरों का बिजली का बिल जीरो आता है। हर इंसान जिसका ये बिजली का बिल 4000 5000 बचा है, आम आदमी पार्टी का वोटर है। मोहल्ला क्लिनिक की बात है, हमारे हल्का डेराबस्सी में ही 18-20 मोहल्ला क्लिनिक है। मेरे लालड़ू में यहाँ 3 हैं, डेराबस्सी में 3 हैं, जीरकपुर में 5 हैं। लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। अगर हम स्कूलों की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि अभी 4 दिन पहले एक सर्वे आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब पहले स्थान पे आ गया, केरल को पछाड़ते हुए। ये आम आदमी पार्टी की नीतियों का नतीजा है, आम आदमी पार्टी के काम करने का तरीका है। हमारे जो शिक्षा क्रांति के जनक रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, उनकी मेहनत का ये जो है सिला है कि आज पहले दिल्ली में, उसके बाद पंजाब में शिक्षा क्रांति आई है। और अगर दूसरी बातें करते हैं हम, अभी तीर्थ योजना शुरू हुई है। जितने तकरीबन हमारे 60 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं, हर रोज़ तकरीबन एक बस जाती है जो अलग अलग जगह पर जाके दर्शन कराती है। रहना, खाना, पीना सारा फ्री है, वो सरकार की तरफ से है। अगर हम रोज़गार की बात करते हैं, पिछले 4-4.25 साल में हमारी पार्टी ने 64,500 लोगों को सरकारी एम्प्लॉई, सरकारी नौकरियां दी। ना कोई पैसा, ना कोई सिफारिश, उनकी काबिलियत को देखते हुए घर बैठे उनको सरकारी नौकरियों पे ज्वाइन कराया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके आम आदमी पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट हैं, तकरीबन ज़्यादा करके हम जो इलेक्शन है हमारी सरकार में पहली बार हो रहा है, हमारे कैंडिडेट भी नए हैं। तो अब जो दूसरी पार्टियों के दिग्गज नेता हैं या बड़े नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, अकाली दल के हों, कांग्रेस के हों, उनको पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी तीनों शहरों में पूरे पूर्ण बहुमत से अपने प्रधान बनाने जा रही है। सर, जैसे हमने देखा था कि पिछली बार जो नगर कौंसिल चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस ने तीनों नगर कौंसिल पर कब्जा कर लिया था, तीनों नगर कौंसिल जीत लिए थे। लेकिन फिर इस तरह की राजनीति सामने आई कि उनको 2 नगर कौंसिल से तो हाथ धोना पड़ा। एक का भी लगातार हाईकोर्ट में केस चलता रहा, वहां पर कांग्रेस विजयी रही। आपको लगता है इस चीज का कोई फर्क पड़ेगा इन चुनावों पर? जनता मूड बनाकर बैठी है कि फिर से कांग्रेस को ही जिताएंगे, या फिर जनता ने देखा कि जिस तरह से राजनीति के तहत नगर कौंसिल छीनी गई, वहां कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट साबित होगा आम आदमी पार्टी के लिए, प्लस पॉइंट साबित होगा? देखिए, जनता समझदार है। जनता को पता है कि अगर अकाली दल का, कांग्रेस का या बीजेपी का हम कैंडिडेट चुनते हैं, वो फिर सरकार के साथ चला जाता है, सत्ता पक्ष में चला जाता है। ये एक रुझान रहा है लोगों का। अभी पिछले बार आपने देखा कि डेराबस्सी और लालड़ू में कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोग आ जाते हैं टाइम पास करने के लिए, उसके बाद टिकट नहीं मिलता, फिर वापस चले जाते हैं। मगर इस बार आम आदमी पार्टी ने तकरीबन तीनों सिटी में
ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी के कोई 2014 से है, कोई 2015 से है, कोई 2013 से है, जुड़े हुए हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ने पार्टी की सोच को देखते हुए उन लोगों को टिकट दिया है और जनता भी उनको चाहती है कि इनको जिताया जाए, ताकि जो काम कुछ पेंडिंग रह गए हैं सरकार की तरफ से, काउंसलर के जो काम कोई बचे खुचे हैं थोड़ी बहुत, वो भी जो है आसानी से हो सके। सर, हमने देखा था कि जब एमसी इलेक्शन हुए थे, पिछली बार जब एमसी इलेक्शन हुए थे, तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक फूट पड़ी थी कि दीपेंद्र ढिल्लों ने धृतराष्ट्र की भूमिका निभाई है। दीपेंद्र ढिल्लों ने अपने बेटे को जीरकपुर का प्रधान घोषित कर दिया था। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो कई कांग्रेस के बड़े चेहरे जो डिजर्व करते थे प्रधान की सीट, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन अब देखा जाए तो वो बीजेपी में चले गए हैं। कहीं ना कहीं एक कमजोरी रही है आम आदमी पार्टी की, वो संभाल नहीं पाए आए हुए पार्षदों को। देखिए, जब हम परिवारवाद को आगे बढ़ाएंगे, यही काम अकाली दल ने किया, एनके शर्मा ने किया, खुद एमएलए बन गए, अपने 3 भाइयों को काउंसलर बना दिया। यानी पूरे का पूरा सिस्टम ये लोग सोचते हैं कि हमारे घरों से बाहर ना जाए। यही हाल कांग्रेस करती है, खुद एमएलए बनते हैं, अपने बच्चों को चेयरमैन बनाते हैं, अपने बच्चों को प्रधान बनाते हैं। आपने देखा 2012 से जब से आम आदमी पार्टी आई है, मेरे जैसे ग्राउंड लेवल से उठे हुए लोग, जो बूथ इंचार्ज से शुरू सफ़र किया था हम लोगों ने आम आदमी पार्टी में, और आज पार्टी की बदौलत और केजरीवाल साहब की नेक सोच की बदौलत, मान साहब की नेक सोच की बदौलत आज मैं वाइस चेयरमैन हूँ वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड का। और अकेला मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे 200-400 लोगों को एडजस्ट आम आदमी पार्टी ने किया है। पहले कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, पहले भी आज भी उनकी जो सत्ता है, उनकी चाबी उनकी अपने घरों में होती है, अपने बच्चों तक, अपने तक, अपनी घरवालियों तक, या अपने चाचा के ताऊ के साथ सीमित रहती है। उन्हीं लोगों को वो कुर्सियों पे बिठाते हैं ताकि हमारे घर से राजनीति बाहर न चली जाए। यही हार ढिल्लों साहब ने किया, खुद एमएलए के कैंडिडेट रहे, एमएलए का इलेक्शन कई बार लड़े, मगर उसके बाद नगर कौशल जी पे जब मतलब अपने बेटे को एमसी लड़वाने के लिए छोड़ दिया और उनको प्रधान भी बना दिया, तो उससे नाराज होके बहुत सारे टकसाली कांग्रेसी जो थे पार्टी छोड़ गए। ये इसी का नतीजा है। जब हम परिवारवाद करेंगे, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, जब परिवारवाद आएगा तो यही हसर पार्टी का होता है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, इस बार एमसी चुनाव में कुलजीत सिंह रंधावा को, उनका चेहरा देखकर वोट पड़ेंगे आम आदमी पार्टी को, क्योंकि कुलजीत सिंह रंधावा बहुत ज्यादा वोटों से जीते थे, पार्टी की नीतियों को देखकर वोट पड़ेंगे या क्या देखकर वोट पड़ेंगे? देखिए, एमएलए अपनी जगह होता है, उसका फेस अपनी जगह होता है, मगर एमएलए भी बनता है तो वो भी पार्टी की बदौलत बनता है, वो झाड़ू की बदौलत बनता है, वो केजरीवाल की सोच की बदौलत बनता है, वो मान साहब की सोच की बदौलत बनता है। आज भी हमारे कैंडिडेट जीतेंगे वो झाड़ू के निशान पे और हाई कमांड की सोच के ऊपर जीतेंगे। रोल सबका रहेगा, एमएलए का अपना रोल रहेगा, मान साहब का अपना रोल रहेगा, मेरा अपना रोल रहेगा, रोल सबका रहता है। कोई 10 वोटें ज़्यादा डलवाता है, कोई 10 वोटें कम डलवाता है, सबका एक दायरा होता है। हर आदमी, हर इंसान, हर ओहदेदार अपने दायरे में रह के अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम अपने कैंडिडेट को जितवाएं। एक अगर मैं आपसे नेशनल लेवल का सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जब तक बंगाल के इलेक्शन थे पीएम मोदी चुप थे, क्या उनको नहीं पता था कि आने वाले वक्त में महंगाई बढ़ानी पड़ेगी? क्या वो सिर्फ चुनावों को लेकर चुप थे? चुनाव होते ही उन्होंने महंगाई का जो एक तांडव किया है, पेट्रोल के, डीजल के रेट बढ़ गए हैं, दूध के रेट बढ़ गए हैं, बाहर आपके घर के बाहर सिलेंडर की कितनी लाइनें लगी हुई हैं एजेंसी पर। क्या कहना चाहेंगे आप, महंगाई क्यों नहीं रुक रही है? कहीं ना कहीं भारत आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार अगर हिंदुस्तान की राजनीति करती है तो वो लोगों के सपनों के साथ खेलती है। 2014 से लेके 2027 तक 3 बार एमपी चुनाव हुए, तीनों बार मोदी जी ने जबरदस्त झूठ बोल के सत्ता हासिल की। 2014 में आपको याद होगा, आपने कैमरे में कैद किया होगा, आपके पास प्रूफ भी होंगे, उन्होंने कहा था कि 35 रुपये पेट्रोल चाहिए तो बीजेपी को वोट दे दो, 30 रुपये डीजल चाहिए तो बीजेपी को वोट दे दो। मगर जब 2014 में सत्ता में आ गए थे, वो 37 रुपये डीजल वाला पेट्रोल 50 रुपये हो गया था। जब 2019 में सत्ता में आए, बाबा रामदेव जी से भी ये बुलवाया कि तेल की बोतल, सरसों के तेल की बोतल 120 रुपये की है, ये 70 रुपये की होनी चाहिए। डालडा घी
120 रुपए किलो है, ये 60 रुपए होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को लुभावने वादे किए, गरीब जनता को बहकाया, गरीब जनता को उनका इमोशनल किडनैप किया। इमोशनल किडनैप ऐसा किया कि उन्होंने सोचा कि मोदी जी आएंगे, पता नहीं हिंदुस्तान का क्या अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार मैं हर साल दूंगा। जिस दिन मोदी जी आए थे उस दिन 9,34,565 पोस्टें खाली थी पूरे देश में सेंटर सरकार की। आज मोदी जी हैं, आज 19 लाख पोस्ट खाली है। एक भी पोस्ट पिछले 11-12 साल में उन्होंने नहीं भरी। ये बेरोजगारी का आलम है। और महंगाई का आलम आप देख रहे हैं कि आपने ही बताया कि मेरे घर के बाहर गैस एजेंसी है, लाइनें लगी हुई हैं। पहले कमर्शियल 2000 से 3000 का किया, अगर कमर्शियल 2000 से 3000 का करते हैं तो कितनी महंगाई बढ़ेगी। अभी कल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए, तो आम लोगों के मार पड़ेगी। आम गरीब लोग क्या करेगा, अमीर लोग क्या करेगा, या मीडियम लोग क्या करेगा। अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो अमीर 5% है, 10% है, मीडियम 15-20% है, गरीब 65% है। उन लोगों को ये मार झेलनी पड़ती है। मैं तो हिंदुस्तान की आवाम से खुल के अपील करता हूं कि मोदी जी के बहकावे में ना आके आप दोबारा इस राजनीति को समझिए, इस राजनीति को बड़े प्यार से और नज़दीक से देखिए कि मोदी जी कैसे हमारी जनता का शोषण करते हैं। इससे सचेत रहने की हमें बहुत जरूरत है। तो सुभाष शर्मा को आपने सुना, जिन्होंने एमसी चुनावों को लेकर भी साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखते हुए इस बार तीनों नगर कौंसिल आम आदमी पार्टी की ही झोली में आकर गिरेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बढ़ती महंगाई और मोदी की राजनीति पे भी कड़े सवाल खड़े कर दिए। अब ये देखना है कि जो नगर निगम और नगर कौंसिल के चुनाव हो रहे हैं उसमें जनता ने क्या मूड बनाया हुआ है। क्या जनता सिरे से नकार देगी आम आदमी पार्टी को, या सिंहासन आम आदमी पार्टी का होगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं शनाया अहम लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।